हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू, UIS अकेडमी कोरबा से। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, जिसका नाम है ध्वनि। तो सबसे पहले जानते हैं कि ध्वनि की चाल के बारे में। तो जो ध्वनि की चाल है, ध्यान देंगे, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस। तो याद रखेंगे, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में होती है। तो ये चीज क्लियर हो गया। सबसे पहले ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में सर्वाधिक होती है, उससे कम द्रव और उससे कम गैस में होती है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे निर्वात अगर आपसे पूछा जाए, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो याद रखेंगे, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, क्योंकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसीलिए ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। याद रखेंगे, ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब चंद्रमा पर जाते हैं तो अगर दो व्यक्ति चंद्रमा पर खड़े हैं, याद रखेंगे, अगर दो व्यक्ति चंद्रमा पर खड़े हैं और एक दूसरे से अगर बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को वो आवाज सुनाई नहीं दे पाता है उन दोनों का। कारण ये है कि उनके बीच में कोई माध्यम नहीं होता है ना। वहाँ क्या है? निर्वात है। तो निर्वात जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर माध्यम नहीं है, और जब कोई माध्यम ही नहीं है तो आवाज़ जो है, ध्वनि तरंगे चल ही नहीं सकती, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं देता है। इसलिए याद रखना है, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मान लीजिए, इसमें ध्वनि की चाल होती है 260 मीटर पर सेकंड। अगर आपका हवा पूछा जाए तो 333 मीटर पर सेकंड है। हालांकि ये 332 है, लेकिन याद रखने के लिए हम 333 बोलते हैं हवा में। तो ये हो गया गैस। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में हम देखेंगे एल्कोहल में ध्वनि की चाल 12-13 मीटर पर सेकंड होती है। आपका हाइड्रोजन में 12-59 मीटर पर सेकंड, पानी में 14-93 मीटर पर सेकंड, समुद्री जल में 15-33 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, लेकिन उसका देखिए ध्वनि की चाल उसको बहुत ज़्यादा है। मतलब ये क्या है? अपवाद है, और अपवाद वाले क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन उसके अंदर जो ध्वनि की चाल है, हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल है वो द्रव के समान है ना। तो ये ध्यान देंगे। ठोस में अगर हम देखें तो लोहा देखते हैं हम, लोहा 5100, कांच में लगभग 5600 मीटर पर सेकंड है ना, सब मीटर पर सेकंड। वैसे एल्युमिनियम, इसमें 6400 मीटर पर सेकंड है ना। ये राउंड ऑफ वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ये 51, 30, 56, 40 है, 64, 20 है। तो 51, 56, 64 ऐसे करके हम याद रखते हैं। लोहा, कांच और एल्युमिनियम में क्या? ध्वनि की चाल। तो यहाँ से दिख रहा है कि सर्वाधिक ध्वनि की चाल आपको ठोस में दिख रहा है, उससे कम द्रव में दिख रहा है और उससे कम गैस में दिख रहा है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? अपवाद है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन अपवाद है। तो ये हो गया ध्वनि की चाल। इसी के साथ साथ दो चीजें हमको पढ़ना होता है। एक तो तारत्व। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका तारत्व कैसा है, आपके आवाज़ जो है, आपकी जो ध्वनि आप बोलते हैं उसका तारत्व कम है कि ज़्यादा है, तो देखिए, तारत्व को समझने के लिए, पिच को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि जिसका आवाज़ जितना मोटा होगा उसका तारत्व उतना ही कम होगा। जिसका आवाज़ जितना मोटा होगा उसका तारत्व उतना ही कम होगा। इसका मतलब शेर की दहाड़ में तारत्व जो है वो कम होगा। याद रखेंगे, शेर की दहाड़ में तारत्व क्या होता है? कम होता है। तो मैंने बताया, शेर का आवाज जानते हैं आप, मोटा होता है, मतलब उसमें तारत्व कम होगा। और वैसे ही मच्छर की आवाज में, है ना, मच्छर जो भिनभिनाते हैं उनके आवाज में तारत्व जो है वो अधिक होता है। याद रखेंगे, तो जिसका आवाज जितना मोटा होता है उसका तारत्व उतना ही कम होता है। इससे ही हम समझ सकते हैं कि शेर की दहाड़ में तारत्व जो है कम होता है, पिच कम होता है ना। और मच्छर के आवाज में तारत्व अधिक होता है। ये आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तारत्व के बाद जो है प्रतिध्वनि, इको बोलते हैं इसको। इको, जैसे आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इको, है ना। तो इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। याद रखेंगे, लगभग 17 मीटर होना चाहिए, 16.6 मीटर।
है ना, कम से कम दूरी 16.6 मीटर, उसके बाद जितना भी ज़्यादा हो, तो कम से कम दूरी जो है वो 16.6 मीटर होनी चाहिए इको साउंड सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए। लगभग ऑप्शन में जो है 17 मीटर दिया होता है ना, अगर 16.6 नहीं दिया है तो आपको 17 मीटर आंसर लेना है। तो इस तरह से हो गया हमारे क्या, ध्वनि की चाल। अब जो ध्वनि की आवृत्ति है, तो जैसे भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत के 7 टोन आपको पता है, भारतीय संगीत के 7 टोन आपको पता है, सा रे गा मा पा धा और नी, ये 7 टोन पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 टोन है। तो भारतीय संगीत के जो 7 टोन है, इनकी आवृत्तियां क्या है, तो देखते हैं। इनकी आवृत्ति है 265 है सा का, इसका 294 है, इसका 330 है, इसका 349 है माँ का, इसका है 392, इसका 440 है और इसका 494। तो इस तरह से आप इसकी आवृत्ति याद कर सकते हैं। आवृत्ति हर्ट्ज में, आवृत्ति का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। तो इस तरह से आपको आवृत्ति देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कंपेयर करके कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया भारतीय संगीत के 7 टोन। इसके बाद है ध्वनि तरंग, इसके बाद इसी टॉपिक में हमको ध्वनि तरंगे पढ़ना है। तो आपको पता है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैंने आपको अभी बताया कि ध्वनि तरंग जो है हमको चलने के लिए, है ना, जैसे ध्वनि तरंग चल रही है तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगे जो है इनकी चाल शून्य हो जाती है। कारण यह है कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, ना हवा होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा पर जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अपश्रव्य तरंगे, जिसको इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, याद रखेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। दूसरा है श्रव्य तरंगे, जिसको ऑडिबल वेव्स कहा जाता है। और उसी के बाद है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे जिसको कहा जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इस तरह से आप याद करेंगे क्या क्या चीजों को, तीनों को हम बांट सकेंगे। याद रखना है, जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, जब आवृत्ति क्या हो 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो तो उसको श्रव्य तरंगे कहा जाता है। और जब आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, है ना, ध्वनि की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से अधिक हो तो उसे पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अब समझना यह है कि मनुष्य अवश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता, पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। मनुष्य जो है वो अवश्रव्य और पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। तो कौन से तरंगों को सुन सकता है, सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है ज्वालामुखी, है ना, भूस्खलन, उल्का पिंडे, इनसे जो आवाज निकलती है वो अश्रव्य तरंगों का एग्जाम्पल है। श्रव्य तरंगे जो भी मनुष्य सुन सकता है वो श्रव्य तरंगे हैं। और पराश्रव्य तरंगे का जो एग्जाम्पल है, याद रखना, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, कुछ जंतु सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इन लोग पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। इसी को गाल्टन की सीटी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, गाल्टन की सीटी कहा जाता है पराश्रव्य तरंगों को। और क्या कहा जाता है, तो और कहा जाता है साइलेंट विसल कहा जाता है ना, साइलेंट विसल, साइलेंट विसल और गाल्टन की सीटी कहा जाता है पराश्रव्य तरंगों को। कीटों को नष्ट करने के लिए ईसीजी में, सोनोग्राफी में, बहुत सारे जगह जो है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है ना। धूल साफ करने में, जो कपड़ों में जो धूल होते हैं उसको साफ करने में, बहुत सारी चीजें जो है पराश्रव्य तरंगों का एग्जाम्पल है, जिससे पराश्रव्य तरंगों का जिसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी वेवलेंथ जो है, तरंग लंबाई सर्वाधिक होती है ना। क्वेश्चन है कि तरंग लंबाई, वेवलेंथ सर्वाधिक किसकी होती है। ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, चौथा ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, चौथा ऑप्शन है दृश्य प्रकाश। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सोचिए इसमें से कौन सी तरंगे, कौन सा ऐसा तरंग है इसमें से जिसकी तरंग लंबाई जो है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है।
देखिए इसमें हमारा आंसर है रेडियो तरंगे। याद रखेंगे रेडियो तरंगों की सर्वाधिक जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। और इसी में कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको हमेशा ये याद रहेगा कि किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है। ये जो मैंने ऑप्शन लिखा है इसको मैंने इसी तरह से जमाया है कि आपको याद हो सके। जैसे आप पहले लिखेंगे रेडियो तरंगे, उसके बाद आप लिखेंगे सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद अवरक्त तरंगे, फिर दृश्य प्रकाश। तो 4 ऑप्शन तो आपको याद है। इसके बाद आपको याद रखना है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद एक्स रे, है ना, एक्स किरण, और उसके बाद गामा रेज, है ना, गामा किरण। तो सर्वाधिक वेवलेंथ जो है वो रेडियो तरंगे की होती है और सबसे कम मतलब न्यूनतम गामा तरंगों की होती है। तो याद रखना ये इस तरह का एरो बनाएगा, मतलब ऊपर से कम होते हुए नीचे जाएगा। मतलब रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम सूक्ष्म, उससे कम अवरक्त, उससे कम दृश्य, उसके कम पराबैंगनी किरणें, उससे कम एक्स रेस और उससे कम वाई रेस। तो इस तरह से ऑप्शन देखने पर भी वही दिख रहा है हमको कि कम सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगे, सूक्ष्म, अवरक्त और दृश्य प्रकाश। तो इस तरह से मैंने ऑप्शन को इसलिए जमाया ताकि आप जो है ऑप्शन जब भी इसको नोट करें, ऑप्शन लिखें, तो हमेशा जो है ये क्रम, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत याद करने पर ये क्रम आपको याद हो जाए। इसीलिए क्रम वाइज जो है, जैसे हम कोई भी टेस्ट सीरीज दिलाते हैं, जैसे हमारा टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम ऑप्शन को इसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से उसका क्रम हो, ताकि आपको वो क्रम समझ में आ सके। तो ये हो गया आपका ध्वनि की चाल, ध्वनि तरंग। इसके बाद हमको ध्वनि का कुछ अनुप्रयोग देखने हैं। तो कुछ अनुप्रयोग में, ध्वनि के अनुप्रयोग में कुछ हम देखते हैं। जैसे एक है डॉपलर इफेक्ट, है ना, डॉपलर प्रभाव क्या होता है ना। तो जब किसी ध्वनि स्रोत और व्यक्ति, है ना, कोई ध्वनि स्रोत है और व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, इसके बीच जो है सापेक्षिक गति हो, मतलब व्यक्ति और ध्वनि स्रोत जो है आमने सामने से पार हो जा रहे हैं, है ना, सापेक्षिक गति हो, तब ध्वनि जो है वो कुछ बदली हुई प्रतीत होता है, कुछ आभास कुछ अलग ही होता है। जैसे रेलगाड़ी को देख रहे हैं हम, है ना, जैसे रेलगाड़ी और व्यक्ति, है ना, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। रेलगाड़ी जब आती है और जो हॉर्न बजता है, जब रेलगाड़ी आती रहती है और हॉर्न बजता है, तब हमको उसका आवाज एकदम तीक्ष्ण प्रतीत होता है ना, एकदम तीक्ष्ण। और जब रेलगाड़ी जाते हुए रहती है और उसका हॉर्न बजता है तो हम सुनते हैं कि रेलगाड़ी का आवाज जो है थोड़ा सा मोटा प्रतीत होता है हमको, है ना, सुनाई देता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट है, याद रखेंगे। इसके अलावा ध्वनि का विवर्तन देखना है हमको, ध्वनि का विवर्तन। ये विवर्तन क्या होता है, तो जैसे ये ध्वनि तरंगे चल रही है और बीच में कुछ अवरोधक आ गया, ध्वनि तरंगे चल रही है और बीच में कुछ अवरोधक आ गया, तो ध्वनि तरंगे इस तरह से मुड़कर गति करने लगती है ना, ऐसे मुड़कर फिर गति करने लगती है। इसी को, मतलब उस अवरोधक के पास से मुड़कर गति करने लगती है, इसी को ध्वनि का विवर्तन कहा जाता है। जैसे कमरे के अंदर हम जो कुछ बोलते हैं तो उसका आवाज जो है गेट से निकलता है, वो ध्वनि का विवर्तन है। वैसे ही अगर परावर्तन देखें तो ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, तो मान लो ये पहाड़ है, अगर ध्वनि तरंगे इस तरह से चल रही है तो पहाड़ से टकराकर ये वापस आ जाएंगी। ध्वनि तरंगे जो पहाड़ से टकराकर वापस आती है उसको ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। वैसे ही अगर ध्वनि का अपवर्तन बोले कि ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, तो जब अपवर्तन होता क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, तो जब ध्वनि के तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप ठंडी रातों में देखे होंगे, है ना, ठंडी रातों में ध्वनि दूर तक जाती है और स्पष्ट सुनाई देती है, यह ध्वनि का अपवर्तन है। इसके बाद ध्वनि का व्यतिकरण देखिए, ध्वनि का व्यतिकरण, जब ध्वनि जो है किसी बिंदु पर ध्वनि जो है अधिक सुनाई देती है, किसी बिंदु पर ध्वनि स्रोत जो है आवाज कम सुनाई देता है, तो ये जो कम ज्यादा वाला जो चीज है यही ध्वनि का व्यतिकरण कहलाता है ना, इंटरफेरेंस कहलाता है। इसके बाद हमको देखना अनुरणन काल, ये सब आसान चीज था। अनुरणन काल क्या है ये समझते हैं, है ना। तो अनुरणन काल क्या होता है, जब किसी हॉल में, मान लीजिए कोई हॉल है, वहां पर ध्वनि स्रोत आपने बंद कर दिया, फिर भी ध्वनि सुनाई दे रही है, उसी को उसका अनुरणन काल कहलाता है। जब तक वो ध्वनि सुनाई देते रहती है वही अनुरणन काल कहलाता है, याद रखेंगे। तो अब यह अनुरणन काल कितना होना चाहिए, अगर किसी हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकंड है,
यदि किसी हॉल का अनुरणन काल 0.8 सेकंड है, इसका मतलब उस हॉल में दिया जाने वाला भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, है ना। उस हॉल में दिया जाने वाला भाषण स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम फिजिक्स का ये ध्वनि वाला टॉपिक, छोटा टॉपिक था, एक टॉपिक था, इसी वीडियो में कवर हो गया पूरा ध्वनि का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।